अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ कैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपने जहन नशीन करनी है जब भी आप अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि आपने कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है। आपने रट्टा स्कीम पर रिलाई नहीं करना, आपने रट्टा स्ट्रेटजी को, क्रैमिंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना। यानी कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपने बल्क ऑफ MCQs के किसी भी रिसोर्स को उठा के MCQs को रिटेन नहीं करना। ये एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है। कैंडिडेट्स क्या किया करते हैं कि वो बाजार से किसी भी किस्म की रिसोर्स को ले आते हैं, किसी किताब को रैंडमली खरीद लाते हैं बगैर किसी रिसर्च के, और फिर उस पर रिलाई करके सिर्फ और सिर्फ क्रैम करते हैं। आप बिल्कुल किसी रिसोर्स को यूज करें प्रिपेयर करने के लिए। जारी सी बात है आपको किसी रिसोर्स की जरूरत होगी, लेकिन उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के कुछ तरीकाकार होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी रिसोर्स पे रिलाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करें और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हुए हर सब्जेक्ट को डिकोड करें। देखें कि किस नेचर के किन किन टॉपिक्स के जो है ना क्वेश्चंस बेसिकली सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं और उस तरीकाकार से फिर अपनी तैयारी को ऑनवर्ड लेके चलें। कैंडिडेट्स क्या किया करते हैं, स्टूडेंट्स क्या किया करते हैं कि उनके सामने किसी भी किस्म का बुक आया, कोई भी रिसोर्स आया, उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट से अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ना आओ देखा ना ताओ, ये ना देखा कि क्वेश्चन बेसिकली किस टॉपिक से रेलेवेंट है, इसमें किस इवेंट को, किस हिस्टोरिकल इवेंट को या फिर किस फैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी एनर्जीज, अपनी सारी फोकस इस चीज पे यूटिलाइज करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर MCQs इंक्लूडिंग इसके 4 ऑप्शंस, हम इसको एज इट इज घोल के पी लें, याद कर लें। और वो ये प्रिज्यूम कर रहे होते हैं कि पेपर में जब वो जाएंगे तो यही वाला क्वेश्चन उनको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी एक तो तैयारी ठीक नहीं हो पाती, उसके बाद फिर जब वो पेपर में जाते हैं तो क्वेश्चन उस तरह का उनके सामने आता नहीं है। एट द एंड वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो फिर ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं कि फला रिसोर्स अच्छा नहीं है, फला रिसोर्स अच्छा नहीं है। रिसोर्सेज मौजूद हैं, रिसोर्सेज अच्छे बुरे भी होते हैं, लेकिन बात है कि रिसोर्स को जो यूटिलाइज करने का तरीकाकार है उस पर आपको थोड़ा सा जो है वो देखभाल करनी पड़ेगी कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें कोशिश करें कि कंसेप्चुअली चीजों को लेके चलें। डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को बेसिकली कंसेप्चुअल प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से आप एक सब्जेक्ट का कोई रिसोर्स उठाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि किन किन क्वेश्चंस को पढ़ना है, किन किन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना, और अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है तो बेसिकली उसको पढ़ना कैसे है। एक स्ट्रेटजी इस तरह मैंने आपको बताया कि क्रैम करने की है और दूसरी स्ट्रेटजी अंडरस्टैंड करने की है। तो क्रैम हमने करना नहीं है, अंडरस्टैंड कैसे करना है। अंडरस्टैंड इस तरह से करना है कि फॉर एग्जांपल आपने वहां पर क्वेश्चन पढ़ा है और आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान की एक स्पेसिफिक माउंटेन रेंज के बारे में पूछा गया या पाकिस्तान की जो है ना हाईएस्ट माउंटेन पीक का वहां पर तज़किरा आया है। तो अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप एक अपने जहन में असेसमेंट लगाएंगे। 2 चीजें आपने यहां पर सोचनी है। पहली चीज आपने सोचनी है कि आपका जो लैट है उसमें माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, आपने उसी क्वेश्चन को इंटरनेट पे सर्च करना है, गूगल पर देखना है। आपको अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन शो हुआ था कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो K2 है, तो आपने जाके सर्च किया कि K2 है क्या, तो आपको पता चला कि गोडविन ऑस्टिन इसका नाम है और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इस तरह की आपको कुछ मजीद फैक्ट्स उस रेलेवेंट क्वेश्चन के रेलेवेंट पता चल गए। अब वो आपके लिए एक 4 ऑप्शंस वाला MCQs ना रहा, आपने उसको एक बेसिकली फैक्ट के तौर पे रिटेन कर लिया और उससे रेलेवेंट 4 और मजीद बातें आपको पता चल गई। तो पहली चीज हमने क्या समझी कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कंसेप्चुअली लेके चलेंगे और आपने रट्टा नहीं लगाना। उसके बाद जो दूसरी चीज आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये कि जिस भी सब्जेक्ट की लैट में जितनी वेटेज है उसको आपने उतना टाइम देना है, आपने उसको उतनी जो है ना कंसंट्रेशन देनी है, उतनी अपनी एनर्जीज उस सब्जेक्ट पे यूटिलाइज करनी है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं कि लैट में जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, बेसिक मैथ का सेक्शन है, वो 5 नंबर पर मुश्तमिल है और 5 नंबर को अगर एक साइड पर रख दें तो हमारे पास लॉ एडमिशन टेस्ट में 95 मार्क्स का पोर्शन बचता है। मोस्टली कैंडिडेट्स जो लैट के हवाले से कंफ्यूज्ड होते हैं वो अपने क्वेश्चन शेयर करते हुए ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स उनको नहीं आती, मैथ के हवाले से वो काफी परेशान है, मैथ के साथ कभी भी उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहा या वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, वो क्या करें। हालांकि देखा जाए तो मैथ बेसिकली होती 5 नंबर की है और जिसमें से आप एक आधा नंबर तो ले ही जाते हैं, लेकिन रिमेनिंग 95 मार्क्स पे आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से कैंडिडेट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जो उर्दू के हवाले से कंफ्यूज है कि जी उर्दू
उर्दू का सेक्शन आजकल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, ग्रामर पूछी जा रही है। भाई बिल्कुल ग्रामर पूछी जा रही होगी, हो सकता है आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपका रिलेशन उर्दू के साथ ना ठीक हो, दो कि हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन क्या 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर कट जाएंगे, 2-3 नंबर तो आप ले जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी 92 या 93 मार्क्स का पोर्शन है जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आपने जिन सब्जेक्ट्स की मार्क्स वेटेज लैट में ज़्यादा है उनको ज़्यादा वक्त देना है, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी है और उन्हीं पे ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आप स्कोर अच्छा करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह 2 सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मैं हवाला दूंगा, एक बेसिकली आपका अंग्रेजी है जिसके 20 नंबर होते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, और एक आपका जनरल नॉलेज है जिसके भी 20 नंबर होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। अब ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कुल मिला के 40 नंबर के बन रहे हैं, और यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो कैंडिडेट्स के लिए कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और आप इस पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि चले यार इनको बाद में करेंगे, या ये होंगे ही नहीं है, ये कवर ही नहीं हो सकते, मैं और सब्जेक्ट्स करता हूं। अब जब आप 40 नंबर के पर्चे को एक साइड पर रख देंगे तो पीछे 60 नंबर में से आप किस तरह से 70 स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी है जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स मेरे साथ इन टच होते हैं या हमारे ऑनलाइन प्रिपरेशन सेशन के थ्रू प्रिपेयर करने आते हैं, वो मुझसे पहली बात ये कहते हैं जी रिटन सेक्शन पे मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा एसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिख लेता हूं। हालांकि जब मैं उनसे एसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाता हूं तो इतनी सारी गलतियां होती हैं कि एज एन एग्जामिनर अगर उन टॉपिक्स को मैं चेक करूं तो मैं स्कोर उनको नहीं दूंगा, उनकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो अब अगर गौर करें तो एसे और पर्सनल स्टेटमेंट 1/4 है लॉ एडमिशन टेस्ट का, यानी कि 25 नंबरों पर आपका एसे और पर्सनल स्टेटमेंट मुश्तमिल है, और इंग्लिश और जनरल नॉलेज 40 नंबर पर मुश्तमिल है। तो कुल मिला के अगर हम इन दोनों आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में एसे, इसको आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इंग्लिश को और आपकी जीके को, और आपके सब्जेक्टिव सेक्शन में एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो इनके 65 मार्क्स बनते हैं, जिनको स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं और इन पे मेहनत नहीं करते। तो अब आपने करना क्या है कि मार्क्स वेटेज सबसे पहले अपने सामने रखनी है, उसके बाद मेहनत करनी है, सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। जिस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, उस पर मेहनत भी ज्यादा करें, उसको टाइम भी ज्यादा दें और उसके लिए जो है वो रिसर्च भी ज्यादा करें। उसके बाद तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने जो चीज मद्देनजर रखनी है वो ये कि ये टेस्ट बेसिकली आपसे जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का लिया जाता है, यानी कि 75 मार्क्स इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है, ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल है, लेकिन आपने इसकी जो स्टडी करनी है, इसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है, जो पढ़ाई करनी है, वो डिस्क्रिप्टिव लेवल पे होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है, आपने क्वेश्चंस को तो आंसर वहां पर नहीं करना, फिर डिस्क्रिप्टिव क्यों करनी है। डिस्क्रिप्टिव इस वजह से, मैं इसको अपने पहले पॉइंट से रिलेट करूंगा जो मैंने आपको कंसेप्चुअल वाली बात बताई थी कि रट्टा नहीं लगाना। तो डिस्क्रिप्टिव इस वजह से करनी है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लें, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो आपने पढ़ा क्या है और एट द एंड जब पेपर में आप जाएं तो क्वेश्चन हो सकता है उससे रेलेवेंट हो जो आप पढ़ के आए, लेकिन क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो आपने तीसरे नंबर पर ये चीज ज़हन में रखनी है कि आपने डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन करनी है। डिस्क्रिप्टिव से मुराद है कि आउटलाइन बनानी है, हर सब्जेक्ट में आपने लिखना है कि किन किन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान स्टडीज है या फिर आपका जनरल नॉलेज है या फिर आपकी इंग्लिश है, आप इस सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक्स की फहरिस्त बनाएंगे कि किन किन टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। अगर इस्लामिक स्टडीज है तो आप लिखेंगे 20, 25, 30 जितने भी टॉपिक्स आपको लगता है कि एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चंस बना सकता है, उन सारे टॉपिक्स के नाम लिखेंगे। फिर उनसे रेलेवेंट आप यूट्यूब पे छोटी वीडियोस भी देख सकते हैं, गूगल पे जाके उन इवेंट्स को सर्च भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप डिस्क्रिप्टिव लेवल पे चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। बहुत से कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट ये बहुत आसान होगा, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मेरी और मेरी टीम के जो टच में स्टूडेंट्स हैं वो परेशान भी होते हैं और किसी के 4 दफा, किसी का 3 दफा लैट फेल भी है। तो हम उन कैंडिडेट्स के लिए कोशिश करते हैं कि वीडियोस बनाएं जिनमें आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस मौजूद हो, असिस्टेंस मौजूद हो। तो अगर आपको ये वीडियोस मुफीद लगती हैं तो इस चैनल का हिस्सा बने, इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।